आज हम पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी जिसे इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नाम से ही जैसे कंफर्म हो रहा है, क्रॉनिक यानी पुरानी है, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कहीं रुकावट है, पल्मोनरी यानी फेफड़े में, और डिजीज यानी नाम से पता चल रहा है कि ये फेफड़े की डिजीज है। फेफड़े में क्या है, कहीं ऑब्स्ट्रक्ट, कहीं रुकावट है, बहुत पुरानी रुकावट है। कैसी रुकावट हो सकता है कि फेफड़े की नलियों में कहीं रुकावट हो गया हो सकता है फेफड़े की एल्वेलाई में कहीं रुकावट आ गई हो। तो यही सब चीज़ें हैं। इस यही आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, कहाँ हो सकता है। तो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो आगे पढ़ते हैं। जैसे ये है, तो ये मेनली दो तरीके से होती है सीओपीडी। दो तरीके से, पहला जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और इसको इसके दूसरे टाइप को बोलते हैं, इसका टाइप है ये टाइप, पहला ये और दूसरा टाइप ये। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं एम्फाइसेमा। ठीक है, तो पहला होता है, इसके दो टाइप होते हैं सीओपीडी के। पहला होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है एम्फाइसेमा। ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि ये नॉर्मल लंग्स है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सांस की नली है। अब यहाँ देखो, इसका ल्यूमेन बहुत चौड़ा है, जिसमें से हवा आ सकती है, जा सकती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का ये एग्जांपल है। ये नॉर्मल से जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ये हमारा हेल्दी लंग्स है, हेल्दी लंग्स के नली हैं। ये हमारा डिजीज कंडीशन है, ये ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये हमारे जो सांस की नली होती है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ जाता है, और ये चारों तरफ इसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है, इसकी जो नली है, रास्ता है, सकरा हो जाता है, और इसमें सांस अंदर बाहर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीओपीडी का इसका सामान्य सा मतलब है कि लंग्स की वो हालत हो जाती है जहाँ पे हवा का अंदर आना और बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है, यहाँ में सांस की नलियों में यानी एयरवे में सूजन और बहुत सारा बलगम यानी म्यूकस भर जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ब्लू ब्लोटर, BLOATER। इसी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा हेल्दी लंग्स है, हेल्दी एयरवे है। इसमें जब बहुत इन्फ्लामेशन हो गया और म्यूकस भर गया बहुत ज़्यादा, तो नली पतली हो गई, तो इसी को कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये क्यों हो जाता है आगे कॉज में पढ़ेंगे। अब उसके बाद इसकी, ये पहला हो गया। इसका जो दूसरा टाइप है वो एम्फाइसेमा है। जैसे कि ये एम्फाइसेमा में जैसे क्या होता है, यहाँ लंग्स के जो छोटे छोटे एयर सैक हैं, जैसे ये हमारा इस साइड वाला नॉर्मल है, और इस साइड वाला डिजीज कंडीशन में, जैसे हमने यहाँ अलग कर रखा है, ये जो है नॉर्मल वाला है, और यहाँ पे एम्फाइसेमा हो चुका है। एम्फाइसेमा दूसरा टाइप है सीओपीडी का, ये हो गया है। तो जैसे क्या होता है, हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, जिनको एल्वेलाई कहते हैं, जिनको एल्वेलाई कहते हैं। ये एल्वेलाई हेल्दी होते हैं, तो एक दूसरे से इलास्टेज के रूप में जुड़े होते हैं और अलग अलग दिखते हैं। देखो ये अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे हेल्दी टाइप में, ये हर एक एल्वेलाई अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच, दो एल्वेलाई के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। लेकिन जब एम्फाइसेमा हो जाता है, यानी इसमें क्या होता है, एल्वेलाई जो है फट जाते हैं, तो ये सारे जो अलग अलग दिख रहे हैं, ये सब एक मिल के एक हो जाते हैं और बड़ा सा एक पाउच बना लेते हैं। पहले एल्वेलाई छोटे छोटे होते हैं ऐसे अलग अलग, लेकिन जब ये किसी कारण बस फट जाते हैं, तो सारे मिल के एक बड़ा सा बना लेते हैं। और इन दोनों के बीच, दो एल्वेलाई के बीच में जो इलास्टेज नाम की प्रोटीन होती है, जो जगह बनाती है, अटैच करती है, वो भी टूट जाती है, तो ये दोनों मिल के एक ही हो जाते हैं। तो इससे ये हो जाता है कि इसमें फैलने और सिकुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है एम्फाइसेमा में। ये मेनली एल्वेलाई में होता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया।
दूसरा टाइप हो गया सीओपीडी का, एक हो गया हमने पढ़ा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा उसमें क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, इसमें क्या होता है एयरवे में इन्फ्लामेशन और म्यूकस भर जाता है। इसको ब्लू ब्लॉटर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से सांस आने जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। एम्फाइसेमा में क्या होता है, एम्फाइसेमा में जो अल्वेलाई होती है वो आपस में फट जाती है, वो फट के एक हर एक अल्वेलाई जुड़ के एक बड़ा सा 2-3 अल्वेलाई मिलके बन जाते हैं, जिसकी वजह से फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस नहीं हो जाती। इसको पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख लेना। इसको पिंक पफर के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉज क्या होता है, सबसे बड़ा जो 90% इसमें कॉज होता है वो होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग 90% रोल निभाता है इसमें होने में। जैसे कि सिगरेट आप पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, है ना, तो इसका ये 90% कॉज होता है स्मोकिंग। दूसरा होता है पॉल्यूशन, जैसे कि धुआं हो गया, पॉल्यूशन या फिर धुआं। बहुत सारे लोग हमेशा पूजा करते रहते हैं अगरबत्ती लेके, तो ठीक है एक लिमिट में ठीक होती है, लेकिन ज़्यादा अगरबत्ती की धुआं भी आपके नाक के थ्रू, जिसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, वो भी आपको दिक्कत कर सकता है। और तीसरा होता है एक प्रोटीन होता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो जाती है जब इस प्रोटीन की, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, इस प्रोटीन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें सीओपीडी हो सकता है। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें सीओपीडी हो सकता है ये डिफिशियंसी आपको किसी म्यूटेशन की वजह से आपके शरीर में हो गई हो, या आपको जेनेटिकली मिली हो, ये भी चांस होते हैं। ज़्यादातर ये जेनेटिकली ही मिलते हैं, आपके मम्मी पापा से भी आप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन म्यूटेशन जब होता है तो अच्छा ये इससे होता कैसे है, मतलब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की, तो क्या ऐसा हो जाता है जिससे सीओपीडी हो जाता है। सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिफिशियंसी सीओपीडी हो जाता है। इसका मैकेनिज़्म भी जान लेते हैं कि कैसे हो जाता है इससे। तो इससे हो कैसे जाता है, इससे एक डायग्राम है। एक जीन होती है SERPINA, सेरिपिना जीन होती है। ये क्या करती है, ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाती है, लेकिन जब इसी में गड़बड़ी हो जाता है तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टेज, जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज होती है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है कि ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज को कंट्रोल में रखता है, इसको रखता है ताकि ये हमारा जो क्या करे, हमारे लंग्स में जो इलास्टिन नाम की प्रोटीन होती है उसको ख़त्म ना करे। अगर ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इलास्टिन नाम की प्रोटीन होती है जो हमारे दो एल्वलाई को के बीच में होती है। ये इलास्टिन प्रोटीन क्या करती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। जब हवा जाती है तो ये फैल जाती है, और जब हवा हम बाहर छोड़ते हैं तो फिर सिकुड़ के वापस आ जाती है, गुब्बारे की तरीके से काम करती है। क्या यही इलास्टिन प्रोटीन, तो जो ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज होता है ये इसको मारने जाता है, हमेशा तैयार रहता है कि इस इलास्टिन प्रोटीन को मार दे। लेकिन जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है ये इसी न्यूट्रोफिल को रोक के रखता है। अल्फ़ा 1 देखो एंटीट्रिप्सिन ये लाल लाल आया, और ये देखो न्यूट्रोफिल इलास्टेज के बीच में देखो ये इसका मुंह खुला है, यहाँ पे खुला है, ये जा रहा है इलास्टेज को खाने, इलास्टेज को खाने। इलास्टेज कहाँ है, यहाँ पे हमारे लंग्स में है, यहाँ दो एल्वलाई के बीच में, यहाँ ऐसे इलास्टेज रहता है, इसी को ये खाने जा रहा है न्यूट्रोफिल इलास्टेज। तो ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये देखो यहाँ आके इसके मुंह में घुस गया और इसको ब्लॉक कर दिया, अब ये इसको खा नहीं पाएगा। लेकिन अगर मान लो और इसको बनाने वाला ये जीन है सेरिपना 1 जीन, ठीक है, ये जीन में अगर मान लो म्यूटेशन हो गया तो ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन सही मात्रा में बन नहीं पाएगा, और न्यूट्रोफिल इलास्टेज जाके इलास्टिन प्रोटीन को खा जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे एल्वलाई के बीच में इलास्टेज ख़त्म हो जाएगा, दो एल्वलाई फट के एक बन जाएंगे, और इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम्फाइसेमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेनली चांस है एम्फाइसेमा हो जाने की। अब यहाँ क्या होता है, ये जो बनता है ये हमारे कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो जब इसी जीन में जब म्यूटेशन हो जाएगा तो गलत म्यूटेंट प्रोटीन बनेगा, यानी अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन बनना चाहिए लेकिन बनेगा कुछ और, बनेगा गलत बनेगा। तो जब गलत बनेगा
तो ये लीवर से निकल के जाना चाहिए और यहाँ पे रोकना चाहिए इलास्टेज को खाने से इसको। लेकिन ये जब गलत बन रहा है, तो जब गलत बन रहा है तो लीवर के यहाँ म्यूटेंट प्रोटीन ये हमारे लीवर से निकल ही नहीं पाएगा। ये हिपेटोसाइट जो सेल है इसी में फंसा रह जाएगा, और जब इसी में फंसा रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा लीवर सिरोसिस यानी लीवर भी ख़राब हो जाएगा, सड़ने लगेगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, लीवर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे लीवर को भी ख़राब कर सकता है और हमारी लंग्स को भी ख़राब कर सकता है, एम्फाइसेमा कॉज कर सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? इसके साइन और सिम्टम नॉर्मल सी बात है, कफ होगा, खांसी आएगी आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है, वीजिंग होगी, चेस्ट टेंडरनेस रहेगा आपको, चेस्ट टेंडरनेस रहेगा। अब आगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी कुछ बहुत सिंपल सी है कि सबसे पहले मतलब आपके इरिटेशन होगा, आपको लंग्स सांस लेते समय। उसके बाद इन्फ्लामेशन, इरिटेशन होगा, पहले इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपकी लंग्स में, आपके एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आपको क्यों होगा? म्यूकस भर जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस की वजह से नली पतली हो जाएगी और आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो एयर ट्रैफिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब म्यूकस ओवरलोड होगा तो एयर का ट्रैफिकिंग मतलब सॉरी ट्रैपिंग एयर ट्रैपिंग का मतलब होगा कि जैसे कि मान लो ये आपका फेफड़ा है, ठीक है, इसमें हवा अंदर आ गई, अब हवा बाहर जा नहीं पा रही है क्योंकि नली पतली हो गई है। तो जब जो भी हवा आ गई वो बाहर जा नहीं पा रही, तो आपका लंग्स क्या होगा? फूल के बड़ा सा हो जाएगा, गुब्बारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाइपर HY हाइपर इन्फ्ले हाई फूल जाएगी आपका लंग्स फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस ज़्यादा भर गया है और आपकी नली पतली हो गई है इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा आपका लंग्स। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या करते हैं? सबसे पहले चेक कैसे करेंगे कि आपको यही प्रॉब्लम है, COPD की प्रॉब्लम है? स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है, जैसे ये अभी बता रहे हैं इसका। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है, इसमें ऐसे अलग अलग कलर के बॉल होते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो पाइप दिख रही है इसी से आपको कहते हैं, इसी को फूंको। तो जितनी तेज़ फूकोगे इसमें मार्किंग होती है कि कितने तेज़ पे कौन सा बॉल ऊपर उठेगा। तो ये उठ गया, ये उठ गया, मान लो तीनों उठ गया तो आपका लंग सही है। या अगर एक यहाँ पे मार्किंग होती इतना उठा तो ठीक है, इससे नीचे उठा तो आपको फूंकने में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक तरीके टेस्ट होता है आपके लंग्स की कैपेसिटी जानने के लिए, आप कितना आप ताकत लगा सकते हैं। हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे से जान सकते हैं। ABG कर सकते हैं, ठीक है। ABG जनरल कुछ टेस्ट हैं जो करते हैं। तो ये हो गया। इसमें ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? ट्रीटमेंट में हम दो, इसका वैसे ट्रीटमेंट हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट हम करके इससे इसका राहत पहुंचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। पहला होता है इसका ब्रोंकोडायलेटर होता है, दवा होती है। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है? ये हमारा ब्रोंक नली है, सांस नली, तो ये ऐसे सिकुड़ गई है, ये मान लो ये है, ठीक है, COPD वाली नली है। तो जब आप इसमें ब्रोंकोडायलेटर दवा डालोगे तो फैल जाएगी, जब फैल जाएगी तो सांस आने और जाने में आसानी होगी, जिससे हमारा COPD में आराम मिलेगा। ब्रोंकोडायलेटर स्टेरॉइड देते हैं ताकि इन्फ्लामेशन कम हो, स्टेरॉइड देते हैं इन्फ्लामेशन कम हो। और O2 ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं क्योंकि आपका ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रही है। मैनेजमेंट इसका एक ही है। मैनेजमेंट बहुत होता है कि लाइफ चेंजिंग, आप लाइफ जो है लाइफ स्टाइल चेंजिंग करें। उसके बाद आप स्मोकिंग छोड़ दें, आप स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करें, आप वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन जैसे कुछ हो सकता है आपको निमोनिया,
या फ्लू जैसे बीमारियां ना हो, इसकी वजह से बचने के लिए आप इसमें ये वैक्सीनेशन लें। तो ये कुछ मैंने लाइफ लाइफ चेंज हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो आपको ये जो नोट्स अभी लिखा है एज इट इज़ चाहिए, तो इसमें ये टेलीग्राम है हमारा, इससे ज्वाइन हो जाइए, या आप इसको टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा, या ये QR का स्क्रीनशॉट लेके और स्कैन करेंगे तब भी आ जाएगा। हमारा चैनल उसमें ज्वाइन हो जाइए, तो हम इसको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।